नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 27 सितंबर को जो गोलाबारी शुरू हुई थी, उसने अब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया। ये दोनों देश पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप के बिल्कुल बॉर्डर पर हैं। अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान ने समर्थन देकर भड़काया, तो आर्मेनिया की मदद के लिए फ्रांस खुलकर सामने आ गया। यूरोप के दूसरे देशों की हमदर्दी भी आर्मेनिया के साथ है। अमेरिका में भी आर्मेनिया के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। शह और समर्थन के दम पर आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाएं अब एक दूसरे को तहस नहस कर देने के लिए हुंकार भर रही हैं। हाल यह है कि जो लड़ाई नागोर्नो कराबाख उर्फ रिपब्लिक ऑफ अर्त्साख नाम के इलाके पर तोप और टैंक से गोले दागने से शुरू हुई थी, उसमें अब मिसाइलों और क्लस्टर बम का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। एक दिन पहले अजरबैजान ने आरोप लगाया था कि आर्मेनिया की सेना ने उसके दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा में नागरिक ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अब आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान की सेना ने नागोर्नो कराबाख और आर्मेनिया के लोगों पर क्लस्टर बम से हमला किया है। क्लस्टर बम एक बड़े खोल में 2000 छोटे बमों को मिलाकर बनता है। 2000 छोटे बमों को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पहली बार ऐसे बमों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने लाखों बेगुनाहों की जान ली थी। युद्ध के दौरान निर्दोष लोगों पर हमले के लिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल तब से हर युद्ध में हुआ। 2008 में आयरलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जिसमें क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। अब तक दुनिया के 30 देश इस समझौते पर दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान इस समझौते से दूर हैं। उनकी लड़ाई में क्लस्टर बम का इस्तेमाल खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि क्लस्टर बमों का इस्तेमाल रासायनिक हमले के लिए भी किया जा सकता है। अभी ऐसी कोई खबर तो नहीं आई है, लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान के दावे और उनकी तैयारियों से साफ है कि उनकी लड़ाई किसी भी वक्त महायुद्ध में तब्दील हो सकती है। आर्मेनिया की मीडिया ने वहां के रक्षा मंत्रालय की एजेंसी आर्मेनियन यूनिफाइड इंफो सेंटर के हवाले से दावा किया है कि 27 सितंबर से अब तक की लड़ाई में अजरबैजान के करीब 3500 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें कितने सैनिक हैं, कितने बेगुनाह लोग हैं, इसका हिसाब नहीं दिया गया। अजरबैजान के 126 ड्रोन, 16 हेलीकॉप्टर, 17 लड़ाकू विमान, 350 से ज्यादा सैनिक वाहनों को मार गिराने का दावा भी आर्मेनिया ने किया है। वहीं अजरबैजान का दावा है कि उसकी सेना ने अपर कराबाख इलाके में 22 मोहल्लों से आर्मेनिया को खदेड़ दिया। उसने आर्मेनिया पर अपने 3 शहरों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और यह धमकी भी दी कि आर्मेनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देशों की लड़ाई, दुनिया पर आफत आई। आर्मेनिया और अजरबैजान ने पूरे विश्व की मुसीबत बढ़ाई। क्या अब विश्व युद्ध होकर रहेगा? आसमान से बरसते गोले, धुएं का उठता गुबार, जमींदोज हो चुकी इमारतें, चारों ओर फैला मलबे का अंबार। हर एक धमाके के बाद अफरा तफरी, हर एक हमले के बाद लोगों की चीख पुकार।
4400 वर्ग किलोमीटर में फैले एक बड़े इलाके के लिए छिड़ी जंग किस तरह महायुद्ध की दस्तक दे रही है, इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। इतनी डरावनी तस्वीरें कि हम आपको सब कुछ साफ साफ दिखा भी नहीं सकते, बस तबाह होते इन शहरों की हालत से आपको वाकिफ करा सकते हैं, जहां सब कुछ धुआं धुआं हुआ जा रहा है, सब कुछ जंग की भेंट चढ़ता जा रहा है। जिन शहरों में कभी रौनक हुआ करती थी, अब उन शहरों में मौत का सन्नाटा पसरा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग इतनी भयंकर होती जा रही है कि इसकी लपटें किसी भी वक्त पूरे विश्व को अपने आगोश में ले सकती हैं। जंग की ये छोटी सी चिंगारी धधकते शोलों में तब्दील हो सकती है। बताएंगे आपको कैसे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी लड़ाई महायुद्ध का सबब बन सकती है। लेकिन उससे पहले देखिए इन दोनों देशों का हाल। जमीन के एक टुकड़े के लिए कैसे ये दोनों देश अपनी ही तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। यह अजरबैजान का गांजा शहर है, यहां का दूसरा सबसे बड़ा शहर। लेकिन आर्मेनिया ने इस शहर को भी नहीं बख्शा, यहां भारी गोलाबारी की। आर्मेनिया ने अजरबैजान के इस गांजा शहर को तबाह करने की पूरी कोशिश की, मिसाइल तक दागे। नतीजा आपके सामने है, गांजा शहर मलबे में तब्दील हो गया। लोगों की आंखों में खौफ पसर गया है। आर्मेनिया के इस कदम से अजरबैजान के लोग सख्ते में हैं। We heard the sound of bombs. The Armenians did it, but we are not afraid. We will stay here. We will not leave. We have never been afraid of Armenians. We, the people of Azerbaijan, have always been tolerant and strong. अजरबैजान का गांजा शहर सुलग रहा है, लेकिन आर्मेनिया ने अजरबैजान का दावा खारिज कर दिया है। आर्मेनियाई रक्षा मंत्रालय की माने तो अजरबैजान के शहर पर उनकी जमीन से कोई भी गोलाबारी नहीं की गई है। ये बात अलग है कि अजरबैजान की सरकार आर्मेनिया के किसी भी दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है और उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे रही है। It's a deliberate political military provocation by Armenia to enlarge the geography and scale of the conflict that's currently taking place in the occupied territories of Azerbaijan. अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग की आग ज्वाला बनती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले का कोई भी मौका नहीं चूक रहे। आर्मेनिया ने दावा किया कि अजरबैजान की सेना ने शुशी और स्टेपनाकर्ट पर रॉकेट हमले किए, जबकि उसके जवाब में अजरबैजान ने दावा किया है कि उसने ब्रेक्जिट इलाके के बाहर कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में अब तक 227 सैनिकों की मौत हो चुकी है। अजरबैजान की माने तो लड़ाई शुरू होने के बाद उसके 25 नागरिक मारे गए और 127 घायल हुए हैं। अजरबैजान ने मारे गए सैनिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जो रवैया तुर्की का है और अजरबैजान का है, जो बहुत ही आक्रामक हैं, तो ये एक युद्ध बहुत बड़ी लड़ाई में बदल जाएगा और जिसमें मानव जाति का बहुत बड़ा नुकसान होगा। दो देशों के बीच छिड़ी जंग का असर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पर दिखेगा। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जाएगा। तो खबर यहां तक है कि दुनिया के 109 देशों ने जिस क्लस्टर बम पर बैन लगा रखा है, अजरबैजान अब उसका इस्तेमाल कर तबाही का दायरा बढ़ाने की फिराक में है। आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान ने उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है जिसमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल बैन है। लिहाजा आशंका जताई जा रही है
कि अगर अजरबैजान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया तो बड़ी तादाद में लोग मारे जाएंगे और ये जंग भयानक रूप अख्तियार कर लेगी। दरअसल क्लस्टर बम बहुत से बमों का एक गुच्छा होता है। क्लस्टर बम लड़ाकू विमानों से गिराया जाता है। अपने अंदर मौजूद बमों को गिराने से पहले क्लस्टर बम मीलों तक उड़ सकता है। जब वो आसमान की ऊंचाई पर होता है तो क्लस्टर बम का आवरण घूमता है और उसमें मौजूद बम एक बड़े इलाके में गिरने शुरू हो जाते हैं। हर बम में धातु के सैकड़ों टुकड़े होते हैं। जब वो फटते हैं तो 25 मीटर दूर तक लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्चुअली जो 2010 में एक संधि हुई थी, कन्वेंशन था, जिसके अंदर में करीब 109 देश ने ये ज्वाइन किया था और साइन किया था कि क्लस्टर बम नहीं डालेंगे। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान ने इस के पर साइन नहीं किए हैं और जिसके कारण ये युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। दोनों ही देश अपनी अपनी कैजुअलिटी को छुपा रहे हैं। जाहिर है शक्तिशाली देशों को बहुत जल्द आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 27 सितंबर से छिड़ी इस लड़ाई को रोकने की पहल करनी होगी। दोनों देशों को शर्त रखने से ऊपर उठकर शांति की बात करनी होगी, वरना इस जंग की लपटें दुनिया के कई मुल्कों को अपनी गिरफ्त में ले लेंगी। विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई चरम पर है। दोनों मुल्क हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में जंग रुकने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल अख्तियार कर सकती है, क्योंकि दो ताकतवर मुल्क इस लड़ाई में लगभग कूद चुके हैं और दुनिया के बहुत से देशों ने तलवारें निकाल ली हैं। ये जंग कैसे विश्व युद्ध में बदल सकती है? अगर ऐसा हुआ तो भारत पर इसका क्या असर होगा? ब्रेक के बाद देखते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान का झगड़ा कोई नई बात नहीं है। नागोर्नो कराबाख पर कब्जे के लिए ये दोनों देश पिछले 100 साल से लड़ रहे हैं। उनकी ये लड़ाई इस बार ज्यादा गंभीर हो गई है क्योंकि दुनिया के कई देश इस झगड़े में सीधे तौर पर दखल दे चुके। शुरुआत तुर्की ने की। अजरबैजान से धार्मिक, कूटनीतिक, रणनीतिक रिश्तों के नाम पर तुर्की ने आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान को भड़काया। साथ ही तुर्की ने अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए सीरिया के आतंकियों को नागोर्नो कराबाख भेजना शुरू कर दिया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक के जरिए यह आरोप लगाया कि तुर्की ही इस लड़ाई का असली खलनायक है। तुर्की की वजह से पाकिस्तान भी आर्मेनिया के खिलाफ जंग में कूद गया। अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए पाकिस्तान की सेना और वहां के आतंकियों को भेजे जाने की खबर के बाद ही आर्मेनिया के पक्ष में लामबंदी तेज हो गई। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही देश 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा थे, इसलिए रूस ने शुरुआत में दोनों देशों से शांति की अपील की थी। अब खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्मेनिया के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। गुरुवार को रूस के प्रधानमंत्री के आर्मेनिया पहुंचने की भी खबर है। दूसरी ओर फ्रांस ने आर्मेनिया को दवाएं, कपड़े, दूसरा सामान भेजना शुरू कर दिया है। रूस का सीरिया और आर्मेनिया दोनों देशों के साथ रणनीतिक समझौता है। चूंकि इन दोनों देशों का तुर्की से 36 का आंकड़ा है, इसलिए माना जा रहा है कि अगर अजरबैजान नहीं माना तो तुर्की को सबक सिखाने के लिए रूस आर्मेनिया के पक्ष में खुलकर सामने आ सकता है। इस मामले में सबसे बड़े धर्म संकट में अमेरिका और चीन फंस गए। आर्मेनिया ने अमेरिका के रणनीतिक पार्टनर इजरायल पर आरोप लगाया है कि वो अजरबैजान को हथियार दे रहा है। इसी वजह से आर्मेनिया ने इजरायल से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। वहीं चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों में काफी मोटी रकम लगा रखी है। इसलिए तुर्की और पाकिस्तान से यारी होने के बावजूद चीन अभी तय नहीं कर पाया कि वो आर्मेनिया का समर्थन करे या अजरबैजान का। आर्मेनिया और अजरबैजान के झगड़े में कनाडा के हथियारों का इस्तेमाल न हो सके, इसलिए कनाडा ने तुर्की को हथियारों की सप्लाई तत्काल प्रभाव से रोक दी। अमेरिकी मैगजीन टाइम के मुताबिक आर्मेनिया और अजरबैजान के हालात और उनकी लड़ाई में दूसरे देशों की दखलंदाजी का नतीजा तीसरे विश्व युद्ध के रूप में सामने आ सकता है। टाइम मैगजीन ने अमेरिका के रणनीतिक विशेषज्ञ शार्लेट डेनेट के हवाले से बताया कि आर्मेनिया अजरबैजान के आसपास के देश भी अब चिंता में घिर गए हैं। उन्हें आशंका है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में युद्ध के शोले भड़का सकती है। संकट अब यह है कि युद्ध के विनाश को रोकेगा कौन? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपील आर्मेनिया और अजरबैजान ने सुनी नहीं। नेटो की अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। अब पूरी दुनिया की निगाहें रूस पर टिकी। अगर रूस के समझाने पर भी आर्मेनिया और अजरबैजान नहीं माने
तुर्की ने टांग अड़ाना बंद नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। अजरबैजान ने आर्मेनिया की सेना का निशाना चूका, उनकी मिसाइल किसी तीसरे देश पर जा गिरी तो विश्व युद्ध रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। रूस और तुर्की के बीच खिंची तलवार। दुनिया पर होगा महायुद्ध का प्रहार। तबाही आने वाली है, जंग छिड़ने वाली है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग जारी है। ये दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमलों की बौछार कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान के 3000 से ज्यादा सिपाही इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। रूस की तरह आधे एशिया और आधे यूरोप में आने वाले देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध में रोज तबाही की नई पटकथा लिखी जा रही है। लेकिन खतरा अभी उससे भी बड़ा होता नजर आ रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग का दायरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए क्योंकि इस जंग में दो नए योद्धा आमने सामने हैं। जी हां, जंग तो छिड़ी है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, लेकिन तलखी बढ़ती जा रही है रूस और तुर्की के बीच। दोनों देश इस लड़ाई में सीधे तौर पर तो अब तक नहीं कूदे हैं, लेकिन अपने मित्र देशों की तरफदारी करते हुए यह जाहिर जरूर कर दिया है कि अगर जंग की ये ज्वाला और ज्यादा भड़की तो वो किसके साथ खड़े होंगे। आपको बता दें कि रूस खुले तौर पर आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है, जबकि तुर्की साफ तौर पर अजरबैजान के साथ खड़ा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि उनके हित किसके साथ जुड़े हैं। मतलब यह कि आने वाले दिनों में तुर्की के साथ यूरोप के कई देश अजरबैजान के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। रूस के साथ खुलकर सामने आने के बाद अमेरिका भी अजरबैजान को अपना समर्थन दे सकता है, और अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो कई बड़े देश अजरबैजान के हाथ मजबूत कर सकते हैं। ऐसे में रूस अकेला बहुत लंबे समय तक आर्मेनिया का साथ भले न दे, लेकिन फिलहाल उसकी ओर से संकेत यही मिल रहा है कि वो इस लड़ाई में अजरबैजान और उसके सहयोगी देशों की मुखालफत करेगा। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया और रूस में रक्षा संधि है। इस संधि के मुताबिक अगर कोई देश आर्मेनिया की जमीन पर हमला करता है तो रूस मोर्चा संभालने के लिए सामने आ सकता है। हालांकि रूस ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्मेनिया के पीएम से बात की है। आर्मेनिया के खिलाफ लड़ने पहुंचे अफगानी आतंकियों के मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तीसरी बार आर्मेनिया के पीएम से बात की है। रूस ने अजरबैजान को शांति बहाल करने और हमले रोकने के लिए कहा है। रूस कोई हस्तक्षेप करता भी है और वो आमने सामने आता है तुर्की के, लेकिन तुर्की के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं करता। तो मेरा ख्याल वो जो आर्टिकल 5 नेटो की संधि का है कि हम सारे के सारे नेटो देश तुर्की के पुष्ट पे आएंगे, वो भी किक इन नहीं करेगा जब तक तुर्की के ऊपर डायरेक्टली हमला ना हो। रूस आर्मेनिया के साथ खड़ा है तो तुर्की और इजराइल जैसे देश अजरबैजान के साथ। तुर्की ने एक बयान जारी कर कहा है, हम समझते हैं कि इस संकट का शांतिपूर्वक समाधान होगा, लेकिन अभी तक आर्मेनियाई पक्ष इसके लिए इच्छुक नजर नहीं आ रहा है। हम आर्मेनिया या किसी और देश के आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ अजरबैजान की जनता के साथ आगे भी खड़े रहेंगे।
दरअसल अजरबैजान में बड़ी संख्या में तुर्क मूल के लोग रहते हैं। ऐसे में राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर तुर्की और अजरबैजान बेहद करीब हैं। तो शायद यही वजह है कि सीरियाई लड़ाकों को लड़ाई के लिए तुर्की के जरिए अजरबैजान भेजा जा रहा है। वैसे आपको बता दें, नाटो के सदस्य देश तुर्की ने साल 1991 में एक स्वतंत्र देश के रूप में अजरबैजान के अस्तित्व को स्वीकारा था। अजरबैजान के पूर्व राष्ट्रपति ने तो दोनों देशों के रिश्तों को दो देश एक राष्ट्र तक कहा था। वहीं आर्मेनिया के साथ तुर्की के कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। 1993 में जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीमा विवाद बढ़ा था, तो अजरबैजान का समर्थन करते हुए तुर्की ने आर्मेनिया के साथ सटी अपनी सीमा बंद कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी अजरबैजान को घातक हथियार सप्लाई कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान के कुल हथियार खरीद का 60% हिस्सा इजराइल से आता है। ऐसे में इजरायली हथियारों की बदौलत वो आर्मेनिया की सेना पर भारी पड़ रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग के शोले और ज्यादा भड़के तो तेल और गैस की किल्लत भी हो सकती है। सही सुना आपने। दरअसल कैस्पियन सागर से गैस और तेल की पाइपलाइन यूरोप की तरफ जाती है। वो कॉरिडोर जहां तनाव बढ़ रहा है, उससे ज्यादा दूर नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो ये कॉरिडोर भी तबाह हो सकता है। इससे तेल और गैस के बाजार में हाहाकार मच जाएगा। उस पर असर पड़ सकता है अगर ये युद्ध और ज्यादा एक्सपैंड करता है। लेकिन क्या उससे जो तेल की मंडी है उसमें बहुत बड़ा असर पड़ेगा? शायद उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजरबैजान एक इम्पोर्टेंट देश है तेल के लिहाज से, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है उस पर एक सवालिया निशान है। जाहिर है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग के कई नुकसान हैं। ये जंग सीमित नहीं रहने वाली, इसका असर पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। लिहाजा सबसे हित में यही है कि युद्ध ना हो, शांति से मामले का निपटारा हो जाए और दोनों देशों के बीच जारी जंग रुक जाए। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के पास एक ही काम बचा है। वो चीन के लिए प्रॉपर्टी डीलर बन गई है। चीन को खुश रखना है चाहे किसी भी कीमत पर, यही इमरान खान की नीति। सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर बंदरगाह के नाम पर पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा वो पहले ही शी जिनपिंग के कदमों में डाल चुके हैं। अब बारी गिलगित बाल्टिस्तान की है, जिस पर पाकिस्तान का 73 साल से अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान को अपना देश कभी नहीं माना। खुद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा घोषित कर सके। गिलगित बाल्टिस्तान को कभी आजादी, कभी स्वायत्त क्षेत्र बनाने का झांसा देकर वहां के लोगों की बगावत को सेना के दम पर कुचला जाता रहा। अब खबर है कि पाकिस्तान की सरकार गिलगित बाल्टिस्तान का अपना 5वां प्रांत बनाने की साजिश रच रही। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन ऐसा चाहता है। गिलगित बाल्टिस्तान में इस साजिश को चुनाव की आड़ में अंजाम देने की तैयारी है। वहां 15 नवंबर को प्रांतीय असेंबली के चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसका गिलगित बाल्टिस्तान के लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों को चुनाव के पीछे चीन की चाल और इमरान खान की चीन की चापलूसी का खेल समझ में आ गया है। हुआ यह कि चुनाव की तैयारियों के बीच ही पाकिस्तान की सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान में हुंजा घाटी का एक प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया। इसी बात से लोगों का माथा ठनक गया। हुंजा घाटी के जिस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया, उसका 2010 में गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने जमकर विरोध किया। उस आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना ने गिलगित बाल्टिस्तान के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। कई लोगों की जान चली गई थी। हुंजा घाटी के उस प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले बाबा जान अवामी वर्कर्स पार्टी के नेता हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने हुंजा घाटी में चीन की कंपनी को दिए गए ठेके को पर्यावरण का दुश्मन बताया था। उस प्रोजेक्ट की वजह से करीब 1000 लोग तबाह हो चुके थे, जिनके पुनर्वास के लिए आंदोलन चलाने पर बाबा जान और उनके 13 साथियों को 2011 में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक कानून के तहत केस दर्ज किया गया और अब तक बाबा जान और उनके साथी पाकिस्तान की जेल में ही सड़ रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की बर्बादी का वही प्रोजेक्ट फिर शुरू होने की खबर से वहां के लोगों का खून खौल उठा। वो सड़कों पर उतरा।
वहां चारों तरफ एक ही शोर गूंज रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान से चीन को भगाओ और बाबा जान को उनके साथियों समेत रिहा करो। ऐसा न हो कि तुम्हारी ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए, तुम्हारी दोस्ती का हाथ चिकना चूर हो जाए। इमरान के खिलाफ बगावत के शोले, इमरान के विरोध में उतरी जनता, विपक्ष ने इमरान के खिलाफ खोला मोर्चा। चौतरफा घिरे इमरान की डगमगा रही है कुर्सी। पाकिस्तान में एक बार फिर इमरान के खिलाफ बगावत के शोले भड़क उठे हैं, लेकिन इस बार उनकी मुश्किल कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि इमरान अपने ही हरकतों और फैसलों से शिकंजे में इस कदर जकड़ चुके हैं कि उनके पास अब निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इमरान की इस मुश्किल की सबसे बड़ी वजह है उनका चीन के इशारों का गुलाम बन जाना। चीन की जी हुजूरी अब इमरान को इतनी महंगी पड़ रही है कि इसकी कीमत उन्हें अपनी कुर्सी गंवा कर चुकानी होगी। इमरान खान ने जिस दिन गद्दी संभाली उसी दिन से चीन के इशारों पर नाचना शुरू कर दिया। शी जिनपिंग को खुश करने के लिए इमरान खान ने ना तो अपने मुल्क की परवाह की और ना ही अपनी जनता की। इसी रवैये को लेकर आम लोगों के बीच इमरान खान के खिलाफ गुस्से की आग काफ़ी समय से सुलग रही थी, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर उन्होंने जो फैसला किया उसके बाद सुलग रही चिंगारी शोलों में बदल गई। इमरान गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने पर तुले हुए हैं, क्योंकि उन्हें चीन के फरमान को पूरा करना है। लेकिन उनकी इस कोशिश में उनकी गद्दी डगमगाने लगी है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने इमरान सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाए जाने का विरोध सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान के लोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। इतना ही नहीं, चीन के इशारे पर इमरान के इस कदम के पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है, जो खुलेआम ये कह रहे हैं कि इमरान खान सेना और चीन की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं और सेना के इशारे पर इमरान खान अपने फैसले ले रहे हैं। इसके पीछे वही चेहरे हैं, चाहे वो कोई भी इदारा इस्तेमाल हो रहा हो, चेहरे वही हैं पीछे। और क्या कहना चाहिए, ऐसा आदमी इमरान खान के जब इससे खुद चीज़ें हैंडल नहीं होती, क्योंकि नालायक है, कमज़ोर है, तो वो जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर इमरान खान के फैसलों पर पूरा देश उनके विरोध में है। गली गली में इमरान के खिलाफ बगावत के शोले उठ रहे हैं, लेकिन इमरान अपनी जनता की सुनने की बजाय चीन को खुश करने में ज्यादा लगे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर किया गया इमरान का नया फैसला, जो गिलगित बाल्टिस्तान की जनता को दरकिनार कर चीन को खुश करने के लिए किया गया है। इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की बंद पड़ी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। गिलगित बाल्टिस्तान के हुंजा और करीमाबाद में चीन की बहुत सी बड़ी बड़ी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। इन परियोजनाओं पर 2010-11 से ही काम बंद चल रहा है, जिसे स्थानीय विरोध के कारण बंद करना पड़ा था। लेकिन इमरान खान ने चीन को खुश करने के लिए इन बंद पड़ी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। इमरान के आदेश के बाद गिलगित बाल्टिस्तान एक बार फिर जल उठा है। हम मरकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। स्थानीय लोगों का यह विरोध प्रदर्शन चीन और पाकिस्तान की मिलीजुली लूट के खिलाफ है, क्योंकि चीन ने अपने कर्ज के दम पर गिलगित बाल्टिस्तान पर अप्रत्यक्ष तौर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अब वो पाकिस्तान सरकार से कागजों पर दस्तखत कराकर इस इलाके को लूट रहा है। हम आपको बताते हैं गिलगित बाल्टिस्तान को चीन और पाकिस्तान किस तरह लूट रहे हैं। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान में काफी खनिज पाया जाता है,
पाकिस्तान ने यहाँ चीन की कंपनियों को ठेके दे दिए हैं। ये ठेका खनिज निकालने के लिए दिया गया है। अब चीन की कंपनियां खनिज निकालने के नाम पर इस इलाके में लूट को अंजाम दे रही हैं। चीन की कंपनियां खनिज निकालने के लिए स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जा कर रही हैं। यहाँ तक कि बहुत सी जगहों से खनिज निकालने के लिए स्थानीय लोगों को बेघर तक किया जा रहा है। चीन की इसी लूट का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। 2010 में चीन की कंपनियों को खनिज निकालने का ठेका दिया गया था और उसी वक्त चीन की कंपनियों ने लूट मचाना शुरू कर दी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन तेज होने लगे तो पाकिस्तान ने इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए सेना का इस्तेमाल किया और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लगभग 10 साल पहले चीन की कंपनियों को बचाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने ताकत के दम पर कई लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में भेज दिया और कई लोग अभी भी लापता हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन की कंपनियों का विरोध करने के लिए बड़ा खूनी संघर्ष हुआ। पाकिस्तानी सेना ने बंदूक के दम पर लोगों की आवाज कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद भी पाकिस्तानी सेना की काली करतूत दुनिया के सामने आ गई, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार को गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन की परियोजनाओं को बंद करना पड़ा था। चीन इसके बाद से लगातार पाकिस्तान पर इन बंद पड़ी परियोजनाओं को खोलने की मांग कर रहा था और अब इमरान खान ने चीन के आगे घुटने टेकते हुए गिलगित बाल्टिस्तान में फिर से लूट शुरू करने के फरमान पर मोहर लगा दी है। पहली बात तो ये कि चाइना का दबाव है कि वो चाहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। दूसरी बात ये कि इस समय चाइना का पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लोन्स लिए हैं, इकोनॉमिक डिपेंडेंस उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। इमरान खान ने एक तरफ तो गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की कंपनियों को लूट की छूट देने का ऐलान किया है, तो दूसरी ओर वो गिलगित बाल्टिस्तान का वजूद और पहचान ही मिटाने पर तुले हुए हैं। ये काम भी चीन के इशारे पर किया जा रहा है। इससे गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों का गुस्सा और भड़क उठा और उन्होंने भी इमरान सरकार के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया। इसके लिए गिलगित बाल्टिस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जनता सड़कों पर उतरी है। ये लोग 2010 से गिलगित बाल्टिस्तान की अलग अलग जेलों में बंद लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी गई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की कंपनियों का विरोध किया था, जिसके बाद इन लोगों को पाकिस्तान की सेना ने जेलों में बंद कर दिया था, जिसमें 14 सामाजिक कार्यकर्ता थे और वो पिछले 10 साल से जेल में बंद हैं, जिसमें ज्यादातर लोग स्थानीय आवामी वर्कर्स पार्टी के लोग हैं। अब इमरान ने एक बार फिर गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की कंपनियों को लूट की हरी झंडी दी है, तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और वो पिछले 10 साल से जेल में बंद लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, उनके सैकड़ों लोग जेल में हैं। ह्यूमन राइट्स का वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं, दमन की नीति चालू है। दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान की सेना ने उस पूरे इलाके पे कब्जा कर रखा है। वहाँ पे आतंकवादियों के बड़े शिविर चलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको दिया जाता है, इन्फिल्ट्रेशन वहाँ से करने की कोशिश की जाती है। गिलगित बाल्टिस्तान में पिछले 10 साल से बंद पड़ी चीन की परियोजनाओं को हरी झंडी देने और इसे पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने के इमरान खान के फैसले का पूरे देश में विरोध हो रहा है। कानूनी तौर पर भी इमरान खान गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत नहीं बना सकते हैं। इसके बाद भी वो अपने फैसले पर अड़े हैं, जबकि उनके इस फैसले की वजह से उनकी ही गद्दी खतरे में आ गई है। जानकारों का मानना है कि इमरान खान पर शी जिनपिंग ने ऐसा शिकंजा कस दिया है कि उनके पास चीन के इशारे पर चलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। वहाँ की आम जनता उसके खिलाफ है, खासतौर से गिलगिती जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता हो। वो शुरू से इसके खिलाफ थे, वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। वहाँ हर रोज़ डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ के अरेस्ट भी किया गया है, दमन की नीति भी चल रही है।
इमरान खान ने जब से गद्दी संभाली है वो चीन के इशारे पर लगातार अपने मुल्क के फैसले कर रहे हैं, लेकिन अब जनता का भी सब्र जवाब दे चुका है और पाकिस्तान के दूसरे सियासी दलों ने भी इमरान के रवैये को देखते हुए उनके खिलाफ हाथ मिला लिया है, जिससे अब ये तय माना जा रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की गद्दी पर कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की दिलचस्पी बेवजह नहीं है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला यह इलाका काराकोरम हाईवे यानी चीन और पाकिस्तान को जोड़ने वाली सड़क का गेटवे है। सीपीईसी में पाकिस्तान जिसे अपनी साइड का हिस्सा बताता है वो भी गिलगित बाल्टिस्तान से ही शुरू होता है। अफगानिस्तान और एलओसी से जुड़ा होने की वजह से गिलगित बाल्टिस्तान की रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। यहां चीन का असली खेल क्या है, इसका विश्लेषण यूरोपियन यूनियन के एक थिंक टैंक एफसास यानी यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने कुछ साल पहले अपनी रिपोर्ट में किया था। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान में सोना, तांबा, जिप्सम, यूरेनियम और कई तरह की बेशकीमती धातुओं का भंडार है। इसके अलावा वहां के पहाड़, नदियां, घाटियां, झरने पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। एफसास के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान में करीब 5000 ग्लेशियर और 2500 ग्लेशियर से निकलने वाली झीलें हैं। इसकी वजह से वहां की हुंजा समेत सभी नदियों में 12 महीने लबालब पानी बहता रहता है। अंदाजन गिलगित बाल्टिस्तान में 52,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की संभावना है। चीन की नजर गिलगित बाल्टिस्तान के इन्हीं बेशकीमती खजानों पर कड़ी है। चीन को मालूम है कि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है, इसलिए वो चाहता है कि गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान अपना 5वां प्रांत बना ले ताकि चीन ये ढिंडोरा पीट सके कि उसने पाकिस्तान के साथ डील। इमरान खान चूंकि चीन के कदमों में गिरे पड़े हैं, इसलिए चीन गिलगित बाल्टिस्तान में भी इमरान खान की पार्टी की ही सरकार देखना चाहता है। चीन की यह चाहत पूरी करने के लिए पाकिस्तान की सेना भी तैयार है, क्योंकि इमरान को पाकिस्तान की सेना ने ही प्रधानमंत्री बनवाया था। यही वजह है कि गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने, उसे पाकिस्तान का प्रांत बनाने के मुद्दे पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के मुंह पर बोल दिया था कि उनको गिलगित बाल्टिस्तान के चुनाव में धांधली की आशंका है। अब इमरान को घेरने के लिए पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने महागठबंधन बना लिया है, जिसकी कमान इमरान के कट्टर विरोधी मौलाना फजलुर रहमान को सौंपी गई है। ये वही मौलाना है जिन्होंने 2013 में फतवा जारी किया था कि इमरान की पार्टी को वोट देना हराम है। 2018 में इमरान खान उनको मौलाना डीजल कहकर चढ़ाते थे। उनका आरोप था कि मौलाना फजलुर रहमान ने डीजल लाइसेंस देने में भ्रष्टाचार किया था। 2019 में मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान का तख्ता पलट करने के लिए आजादी मार्च भी निकाला था। इमरान की कुर्सी तब वहां की फौज ने बचा ली थी। इस बार मौलाना फजलुर रहमान ही नहीं बल्कि नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल और जरदारी की पार्टी पीपीपी यह भी इमरान से हिसाब चुकता करने के लिए तैयार है। वहां इमरान खान के खिलाफ आर पार की सियासी जंग का ऐलान हो चुका है। इमरान को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी। मौलाना डीजल की नजर इमरान की कुर्सी पर। नाजायज गैर मुंतखब हुकूमत से निजात पाए कौम। पीओके से लेकर इस्लामाबाद तक बगावत के शोले। चीन से दोस्ती निभाने और भारत के खिलाफ साजिशों का मकर जाल बुनने वाले इमरान खान का सिंहासन हिलने लगा है। सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर होती चली जा रही है। सेनापति कमर जावेद बाजवा और इमरान की नाराजगी की खबरों के बीच अब एक ऐसी खबर चर्चा में है जिससे इमरान के पसीने छूट रहे हैं। इमरान खान नियाजी को इस बात का एहसास हो चला है कि वजीर आजम का तमगा उनसे किसी भी वक्त छिन सकता है। दरअसल पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व में एक ऐसा गठबंधन तैयार किया है जो इमरान खान की नाकामियों को जनता तक तो पहुंचाएगा ही, हालांकि इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने की कवायद भी करेगा। इमरान खान डर इसलिए गे हैं क्योंकि इस गठबंधन में 1-2 नहीं बल्कि 11 पार्टियां शामिल हैं। सुन्नी
कट्टरपंथी दल और पाकिस्तान की धार्मिक पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीजल ने इमरान को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का खाका तैयार किया है। वही मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने पिछले साल इमरान सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली निकालकर उनकी कुर्सी हिला दी थी, तो इस बार मौलाना फजलुर रहमान ने 11 राजनीतिक दलों का गठबंधन तैयार किया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम के इस गठबंधन का मकसद सिर्फ एक है, इमरान से वजीर आजम का तख्त छीनना। और इसके लिए मौलाना पाकिस्तान की आवाम को लामबंद करेंगे। वो लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान में पहली बार गेहूं इतना महंगा, किस तरह गेहूं की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, किस तरह भूखी जनता रोटी के लिए तरस रही है, किस तरह खाने पीने की चीजें हद से ज्यादा महंगी हो गई हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गठबंधन के नेता के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान की सभी विपक्षी दलों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत नेता चुना है। पाकिस्तान के 11 प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक में मौलाना के नाम पर मुहर लगाई गई। हालांकि इस बैठक में नवाज शरीफ के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन बाद में मौलाना को ही नेता चुना गया। मौलाना को नेता चुनने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि पाकिस्तान में जब से इमरान खान ने गद्दी संभाली है, उनके खिलाफ आंदोलन सबसे बड़ा करने वाले मौलाना फजलुर रहमान ही थे। पाकिस्तान में इमरान खान के गद्दी संभालने के बाद ही चुनाव में धांधली और सेना के हस्तक्षेप के मुद्दे पर मौलाना ने इमरान के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया था और इस्लामाबाद में अपने समर्थकों के साथ कई दिनों तक डेरा डाल दिया था, जिससे इमरान सरकार कई हफ्तों तक राजधानी में कैद होकर रह गई थी। उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने अपने दम पर यह आंदोलन छेड़ा था। अब उन्हें नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। इसलिए अब यह तय माना जा रहा है कि अगर मौलाना की अगुवाई में सभी विपक्षी दलों ने मिलकर इमरान के खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ा तो इमरान खान की गद्दी जानी तय है। ये जो पहला कदम मौलाना ने उठाया है वो एक आज़ादी मार्च, मैसिव प्रोटेस्ट रैली वो करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, और ये होगा टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति परीक्षण कि मौलाना कितना शक्तिशाली हैं। इस शक्ति परीक्षण के नतीजे से पाकिस्तान आर्मी या तो प्रभावित होगी या तो नहीं प्रभावित होगी। गिलगित बाल्टिस्तान के मुद्दे पर बगावत और देश में सभी विपक्षी दलों के गठबंधन के बाद इमरान खान भी खौफजदा हैं। उन्हें भी अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है, लेकिन चीन ने इमरान पर इस कदर शिकंजा कस लिया है कि वो चाह कर भी अब इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसके बावजूद इमरान खान अपनी गद्दी बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इसके लिए इमरान खान ने सेना की मदद से देश के सभी विपक्षी दलों को परेशान करना और उन्हें झूठे मामलों में फंसाना शुरू कर दिया है ताकि उनकी आवाज दबाई जा सके। इस बीच जिन 11 विपक्षी दलों ने मिलकर इमरान के खिलाफ गठबंधन तैयार किया है, वो अब इमरान सरकार के खिलाफ रैली करने वाले हैं। अक्टूबर के अंत में सभी विपक्षी दल इमरान के खिलाफ रैली की तैयारी कर रहे हैं। इससे घबराए इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है, जबकि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर के कथित प्रधानमंत्री राजा फारूक पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजा फारूक ने कुछ दिनों पहले ही पीओके में पाकिस्तान सेना के जुल्म सितम की आलोचना की थी। अब इमरान सरकार ने सेना के इशारे पर राजा फारूक पर नवाज शरीफ से मिली भगत का आरोप भी लगाया है और ये कहा है कि राजा फारूक नवाज शरीफ के साथ मिलकर पाकिस्तान सेना के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इमरान सरकार ने राजा फारूक के अलावा भी कई नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। इमरान खान के लिए अब एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई और उनकी कुर्सी जानी तय है। इसलिए अब वो ताकत के दम पर अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अगर किसी का साथ मिल रहा है तो पाकिस्तान की सेना का, जिसके प्रमुख कमर जावेद बाजवा इमरान का इस्तेमाल एक मोहरे के तौर पर कर रहे हैं। इमरान को पूरी तरह से शिकंजे में लेकर बाजवा और उनकी पाकिस्तान सेना ने मनमानी शुरू कर दी है, जिसका सबूत है सीमा पर लगाई गई आग। पाकिस्तान सेना ने एलओसी के पास आग लगाने की शर्मनाक हरकत की है। ये आग मेंढर, बालाकोट और मनकोट में भारतीय सीमा के नजदीक लगाई गई। पाकिस्तानी सेना ने बड़ी चालाकी से हवा का रुख देखकर इस वारदात को अंजाम दिया, जिससे इस आग की चपेट में भारतीय सेना की कई यूनिट आ गई।
भारतीय सेना की कई पोस्ट भी आग की वजह से मुश्किल में घिर गई। हालांकि हमारी सेना के जाबाजों ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। यह पाकिस्तान सेना की काली करतूत का वीडियो सबूत है, जिसमें यह साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान सेना ने भारतीय जवानों को निशाना बनाने के लिए आग का सहारा लिया। पाकिस्तान सेना की कोशिश थी कि इस आग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए, लेकिन भारतीय फौज ने वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया और सीमा पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश को भी नाकाम कर दिया। पाकिस्तान सेना सीमा पर आग लगाने के साथ ही सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग भी अंजाम दी। पाकिस्तानी सेना की कायराना करतूत में भारतीय सेना के एक नायब सूबेदार भी शहीद हो गए।